नमस्कार, आदाब। प्रतीक्षा मैं आपके साथ इस्तकबाल करती हूं आपके अपने और ख़ास प्रोग्राम में पैगामे हिंद, जिसका नाम है। और इस वक्त हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भाषा, भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तानी तहजीब को विश्व के मुल्क के तमाम उन देशों तक पहुंचाती है जिससे कि भारत का नाम और हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है। इसी संदर्भ में आज हम विस्तार से गुफ्तगू करने के लिए दो बेहद खास मेहमानों के साथ आपके सामने आए हैं। और सबसे पहले तारुफ करा देते हैं हम अपने उन दोनों ही मेहमानों का। हमारे साथ मेरी दाहिने तरफ आप देख रहे हैं अलका सिन्हा जी बैठी हुई हैं, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय में राजभाषा सहायक निदेशक के पद पर हैं और तमाम ऐसी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं जो कि हिंदुस्तानी भाषाओं से जुड़ी हुई हैं और हिंदुस्तानी भाषाओं के प्रचार प्रसार में आगे आती रही हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर विकास शर्मा जी, जो कि शिवाजी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, उन्होंने विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। अनेकता में एकता भारत की पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है। और कैसे ये विश्व के पटल पर भारत या हिंदुस्तान, अलग मुल्क, ये भारतीय भाषाएं बनाती हैं, इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। चलिए तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर साहब, उर्दू के लिए भी यही कहा जाता है कि ये बाहर की भाषा रही। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, जबकि ये तथ्य नहीं है। जो सच्चाई है वो ये है कि उर्दू पूरी तरह से भारत की, हिंदुस्तान की भाषा रही है। ये बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं प्रतीक्षा जी। ये तो मुझे नहीं पता कि मतलब ये बात कहाँ से आ रही है और किन लोगों ने फैलाई हैं कि उर्दू बाहर की भाषा है। उर्दू पूर्णतः भारतीय भाषा है। कल को अगर कोई ये कहे, आज देखो आप, मराठी जो भाषा है, आपको मैं बताऊं, लगभग 10 करोड़ लोग बोलते हैं। भारत से बाहर भी बोली जाती है और धीरे धीरे करके मान लो मराठी बोलने वाले यहाँ कम हो जाएं और 100 साल बाद कोई कहे कि जी मराठी तो मॉरिशस की भाषा है, बाहर से आई, ये तो बाहर से आई है ना। तो ये वही बात हो जाएगी। उर्दू पूर्णतः हमारी भाषा है और आप उसके इतिहास को भी पढ़ते हैं तो एक समय तक हिंदी और उर्दू, ये दो भाषाएं अलग अलग नहीं मानी जाती थी। मैं भाषा विज्ञान में आपको बताता हूँ, कई भाषा वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि जैसे हिंदी की बहुत सारी शैलियाँ हैं, उसी में जो हिंदी और उर्दू अगर हम बात करें, जिसको हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं, बिल्कुल हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी ने भी हिंदुस्तानी भाषा की बात करी और उन्होंने जो राष्ट्रभाषा की बात करी, उन्होंने कहा हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हिंदी जो है उसकी आज मतलब आप कह सकते हो दो प्रमुख शैलियाँ हैं। एक जिसके शब्द संस्कृत निष्ठ हैं, एक जिसके उर्दू मिश्रित शब्दावली है। तो जो हिंदी है और उर्दू है वो एक तो दो भाषाएं अलग नहीं है, मतलब ये एक ही भाषा की दो शैलियां आप कह सकते हो, है ना। तो उर्दू और हिंदी बहनें भी कहा जाता है, जैसे हाँ, बिल्कुल। एक सामान्य बोलचाल में लोग कहते हैं कि दोनों बहनें हैं और अलग अलग घर में ब्याही हैं। हाँ, बस मैं फर्क इतना बताऊं, दोनों के लिखने का ढंग अलग है ना, लिपि अलग है। इसको हम एक तरीके से कहते हैं कि ये फारसी लिपि में लिखी जाती है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अन्यथा आप ये देखो, व्याकरण, हिंदी का अगर व्याकरण आप जानते हो और मान लो आज कोई कहे कि जी मैं उर्दू भाषा सीखना चाहता हूँ, जो अलग मानते हैं इस भाषा को कि उर्दू सीखते हैं, वो व्याकरण को पढ़ेंगे तो उनको लगता है कि तो व्याकरण सारा मैंने हिंदी में पढ़ा ही है। पूरा का पूरा व्याकरण एक जैसा है ना। एक शब्द है, मतलब उसमें थोड़ी बहुत अब जैसे मान लो हिंदी की 18 बोलियाँ हैं, व्याकरण तो आप हिंदी जो बिल्कुल निकट है हरियाणा, आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणवी जो उसको हम भाषा कहें, बोली कहें, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी हिंदी जो मानक भाषा है ना। देखो यहाँ थोड़ा सा है ना, मुझे ये कहना है कि जो हिंदी है वो 18 जो बोलियां हैं उसकी जो शाखाएं हैं उसके साथ वो है। और जो भारतीय दूसरी भाषाएं हैं, जिसमें मराठी भाषा है, उड़िया है, गुजराती है, बंगाली है, नेपाली भाषा है, सिंधी भाषा है, इन सभी भाषाओं को, ये शब्दों को, उनकी संस्कृतियों को लेकर साथ चलती है, तब वो उसको हम कहते हैं हिंदी भाषा। हिंदी कोई अपने आप में अलग भाषा नहीं है। और यही वजह है कि इसका विस्तार इतना ज़्यादा है कि दूसरे मुल्कों में इसे इस तरीके से अपनाया जा रहा है, एक्सेप्टेंसी बढ़ रही है उसकी। उसी प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। जो सवाल बताना चाहता हूँ, जो आप जो कह रहे हैं ना, आज भारत से बाहर जो आंकड़े बता रहे हैं, 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है। तो उसकी जो ग्राह्यता इतनी बढ़ रही है, और ये जो ग्राह्यता बढ़ रही है, ये हिंदी, माफ़ करना, जो भारत से बाहर कोई ये नहीं जानता है कि जो हिंदी भाषा है उसका भी कोई मतलब जो विभाजक रेखा है, हिंदी का मतलब वहाँ पर भारतीय भाषा है और पूरा भारत है। बिल्कुल।
पूरा भारत समाहित किए हुए हैं। उस सवाल से ही प्रोफेसर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल युग में अगर हम हैं तो हम इसका विस्तार और कैसे करें, ताकि, क्योंकि आज तो मोबाइल तक रीच है, आज आपके कंप्यूटर तक रीच है, आज इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि आप जो कोशिशें पहले 10% तक हो पाती थी उसको आज आप 80% तक कर सकते हैं। तो डिजिटल युग में इसको कैसे आगे ले जाएं? देखो, सबसे पहले तो हमें इसे अपनाना होगा, हमें मानना होगा कि हम अपनी भाषा को हमें आगे बढ़ाना है। सबसे पहले तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हम आपने कहा जैसे डिजिटल युग, उसमें मोबाइल सबसे ज़्यादा हमारे पास रहता है। मतलब आज शहरों में एक आदमी अधिकांश समय अपना मोबाइल के साथ बिताता है। वो जब उस पर काम करता है तो आपको पहले तो ये एक तो फैसिलिटीज़ क्या क्या है उसमें पता होनी चाहिए। आज गूगल इंडिक एक सॉफ्टवेयर है, वो गूगल इंडिक जो सॉफ्टवेयर है उसमें भारत की लगभग सभी भाषाएँ, जो बड़ी भाषाएं हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बंगाली है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती है, पंजाबी है, ये सारी भाषाएं उसमें उपलब्ध हैं, उसमें लिपियां शामिल हैं। तो आपने मान लो कोई पंजाबी व्यक्ति है और वो चाहता है कि मैं पंजाबी भाषा में मैं काम करूं, तो आपको उसको लिखना होगा, क्योंकि जो भाषा है कोई पूजा की चीज़ नहीं है। मैं ये मानूं कि मतलब नहीं हिंदी मेरी मातृभाषा है, पंजाबी मेरी मातृभाषा है और ये फले फूले, तो वो कैसे फले फूलेगी? हम उसकी पूजा अर्चना करेंगे तो वो नहीं फूलने वाली है। भाषा को अगर आप मानते हो और उसको आप एक अहमियत देना चाहते हो तो उसके साथ व्यवहार करो। तो वो व्यवहार कैसे होगा? जब आप कह रहे हो कि जी मुझे कंप्यूटर पे काम करना है, मुझे मोबाइल पे काम करना है, तो आप अपनी भाषा में काम करो। वो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, और मान लो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भारत में आज विज्ञान इतने तरक्की कर चुका है तकनीक के मामले में, तो उन भाषाओं के सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं और ये परिवर्तन धीरे धीरे हो भी रहा है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद जब अपना व्हाट्सअप करता हूँ, मान लो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो एक तो कुछ लोग ये मानते हैं कि हरियाणवी भाषा और उसको लिखेंगे कैसे, परंतु लिखने में क्या दिक्कत है? ऐसा कई भाषाओं को लेकर होता है कि उसको लिखा कैसा जाए दरअसल, तो इसलिए बेटर है कि उसको अंग्रेजी में लिख दिया जाए, तो वो ज्यादा सरल पढ़ने और लिखने में होता है। अच्छा किया, मैं चाह रही थी कि जो लिपि की बात आई और चली गई उस पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम लिपि की बात करते हैं, आपने अभी बताया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लिपि है वो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक हमारी देवनागरी लिपि है। हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, उसमें एक भी शब्द साइलेंट नहीं होता, मतलब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप जो लिखते हैं उसे पढ़ते हैं। बल्कि मैं बताऊं आपको, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का नाम पढ़ रहे हैं, अब उस नाम को कैसे पढ़ा जाएगा, उसका उच्चारण कैसा होगा, कई बार आप नहीं पकड़ पाते, मगर अगर हिंदी में लिखा है, देवनागरी में लिखा है, तो आपने ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए, और दूसरी बात जो आप कह रही हैं ना डिजिटलाइजेशन की, आज के वक्त में ये मांग है समय की। और आप ये देखिए कि बड़े से बड़ी कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो आपके मोबाइल में हिंदी की फैसिलिटी दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? बाजार को वो समझ रही हैं, और हमारा देश इतना बड़ा बाजार है कि आप उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। इसी बात को थोड़ा सा और मैं बढ़ाने का वो करूंगी कि शायद हमारी हिंदुस्तानी भाषाओं में इतना मजबूती है, इतना जोर है कि गूगल जैसी कंपनियां या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मजबूर होना पड़ा ये सोचते हुए कि नहीं, इन भाषाओं को भी हमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है, हम यहाँ की भाषाओं से अछूते नहीं रह सकते। आप सही कह रही हैं। और ये जो शब्द आया ना, मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जो चलाने वाले हैं बाजार को, वो शायद हिंदी को इतना ना पसंद करते हो, हिंदुस्तानी को ना पसंद करते हो, लेकिन जो बाजार है वहाँ एग्जिस्ट करती है। आप उसको कैसे नज़रअंदाज करेंगे और कब तक नज़रअंदाज करेंगे? अगर आपको अपने ग्राहक चाहिए, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, सामान लाना है, तो आपको उनकी नज़र देखनी पड़ेगी, वो क्या खोज रहे हैं। अब आप देखिए, बड़े से बड़ा विज्ञापन हिंदी में जाता है और किस तरीके से वो, उसकी रीच कितनी होती है। आज के वक्त में जो रेडी चलाने वाला व्यक्ति है उसके भी हाथ में मोबाइल होता है, तो अगर आप उसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं रखेंगे तो वो क्यों लेगा उसको, क्या करेगा वो? आज वो बिल्कुल सब्जी वाले तक पहुंच चुका है, तो कैसे पहुंच चुका है? और वो तो एक मतलब बाजार की बात हुई, पर वो जो हम वैज्ञानिकता की बात कर रहे थे, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आज के दिन आप कंप्यूटर के बिना बात नहीं कर सकते, तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो जब आप कंप्यूटर पे बात करते हैं, कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती, तो हम उसे भाषा देते हैं। और जब उस भाषा को हम देते हैं, आज जो मंगल फॉन्ट जिसकी बात अभी विकास जी कर रहे थे, तो वो जब हम मंगल फॉन्ट की बात करते हैं, वो आप कहीं भी खोलें, वो डिस्टॉर्ट नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, वो वैसे ही खुलेगी जैसे, मतलब एक तरह समझिए PDF की तरह खुलेगी। तो ये एक जो सुविधा हमारे पास है,
और वो उच्चारण से कहीं आपको भ्रमित नहीं करेगी, कोई साइलेंट नहीं है वहाँ पर। रोमन में ये दिक्कत है, रोमन में आप मतलब पढ़ी तो वैसी जाएगी जैसे आपने भेजी, दिखेगी तो वैसी, बोली कैसी जाएगी पर आप उसको अगर नहीं समझ पा रहे तो उसमें वो भ्रम पैदा कर सकती है। हिंदी में ये दिक्कत नहीं, आप जैसा लिखेंगे कंप्यूटर वैसा ही आपको दूसरी जगह भी देगा, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसमिट होकर जाएगी, और जब उसे पढ़ेंगे तो उसका बिल्कुल वही उच्चारण, वही सब कुछ, और आपको समझने में आसान। यही बात उर्दू के लिए भी होती है। एक बहुत शायर ने कहा कि ए हवा आ तुझे खुशबू दे दूं, और भाषा तू कोई भी हो तुझे उर्दू बना दूं, कुछ इस तरीके के शायर ने कहा है। उर्दू को लेकर भी इस तरीके की बात होती है, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी अभी कहा कि ये बड़ी गलतफहमी है कि बाहर से आई हुई भाषा है, या इसको एक्सेप्टेंसी इसकी उस तरीके की यहाँ नहीं रही, जबकि देखा जाए तो हिंदी और उर्दू एक बराबर चलने वाली भाषा है। ये तो आप बड़ी बात कह रही हैं, मैं तो इसकी बात तो अभी विकास जी ने आपसे जिक्र कर ही दिया, पर मैं कहती हूँ हिंदी तो इसीलिए ही जानी जाती है कि इसने दोनों हाथ खुले रखे हैं, और वो कह रही है आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ। उसे जो भी शब्द ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ रिपीटेडली बार बार उसका इस्तेमाल होगा, वो ले लेती है। उसमें कोई ग्रज नहीं है, किसी तरह की कोई वो नहीं है कि भाई मैं क्यों लूँ, अहम नहीं है, नहीं ऐसा कोई अहम नहीं है। वो कहती है आ जाओ। जो भी शब्द बार बार इस्तेमाल होता है तो मैं उसे दूसरा किराए पर नहीं लेती, मैं उसे रख लेती हूँ, अपने में एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो इस वजह से जो हिंदी बनी है वो हिंदुस्तान की भाषा है। और देखिए आप, भाषा और तहजीब की हम बात करें, हिंदुस्तान इसी बात के लिए जाना जाता है कि उसमें हर धर्म, हर जाति, हर रंग के लोग हैं और अपनी तरह से रह रहे हैं। कोई किसी पे वो बंदिश नहीं है कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो ऐसा करेंगे, नहीं, आप जैसा करते हैं वैसा ही करिए, आपकी जो परंपरा है वैसा ही निभाइए। तो यही हिंदुस्तान की खास पहचान है जो उसको बाकी सभी दुनिया के देशों से अलग करती है। तो भाषा में भी हमने बिल्कुल वही चीज़ रखी है। कहते हैं ना कि जैसा खाया अन्न वैसा पाया मन। तो जब आप खा रहे हैं जो चीज़, जहाँ की मिट्टी है ना, वो मिट्टी बोलती है। तो जब आप उसको बोलते हैं अपनी ज़बान से तो उसमें वही चीज़ें निकल करके आती हैं और वही तहजीब निकलती है कि हमें किसी से कोई दुराव नहीं है। हमारी बिल्कुल हमारी सरहदें खुली हुई हैं, आ जाइए आप। अगर हमारे देश को आपकी ज़रूरत है, हमारी तहजीब को हमारी कहानी में आपकी ज़रूरत है, मैं तो लेखकों तो उसी अंदाज में बात करूँगी कि अगर मुझे ज़रूरत लगती है कि मेरा एक किरदार ऐसा है कि जो, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं बांग्ला भाषी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके भीतर कुछ बांग्ला के एक आधा संवाद ऐसे रखूँ, कुछ एक आध डायलॉग्स ऐसे हों। अगर वो तमिल भाषी है, मैं उसके लिए सीखती हूँ। तो मैंने एक जनजातीय लड़की के ऊपर कहानी लिखी, तो मैंने बाकायदा उसके लिए असम के गुड़िया झार गांव का पूरा उसका रिसर्च किया, तब वो जीवंत होके खड़ा होता है ना। नहीं तो वो जिंदा नहीं लगेगा किरदार आपको, वो लगेगा एक काल्पनिक किरदार है। तो हम ऐसे वो ख्वाब ख्याली नहीं दुनिया रचते। तो वो जो चीज़ होती है, भाषा उसमें बहुत बड़ा योगदान करती है और उसे एक, जैसे कहते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक बुत नहीं है वो, उसके भीतर जिंदगी ये सांस ले रही है, जीवंत है वो, बिल्कुल जीवन। जैसा कि मैम कह रही हैं प्रोफेसर साहब कि हमारी अपनी, आपके भी बात का जिस मेरे हिसाब से वही था कि हमारी अपनी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें निभाना होगा। आपकी अगर उसी बात को आगे बढ़ाएं कि अगर हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से बातचीत कर रहे हैं, यूज्ड टू हैं, तो हमें उस पर एक जिम्मेदारी निभाते हुए बतौर नागरिक, बतौर उस भाषा को बोलने वाले के तौर पर हमें ये करना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। बिल्कुल। देखो, एक शब्द हमारे यहाँ चलता है कि सब कुछ चलता है, वो जो जुगाड़ शब्द कहते हैं, तो हर जगह जुगाड़ नहीं चलेगा, है ना। जुगाड़, ये जो अगर कुछ लोगों ने इसको तकनीक कहा है तो ये भारत की तकनीक है, पर हर जगह नहीं चलेगा। और खासकर भाषा, क्योंकि भाषा संस्कृति की वाहक है, ये बिल्कुल मानना होगा। क्योंकि जिस भाषा को हम बोलेंगे तो वो सभ्यता संस्कृति उसमें आएगी। हम अगर विदेशी भाषाओं को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और ये कहें कि नहीं, संस्कार हमारे जो पूर्वज हमें देके गए हैं वही संस्कार आए, तो माफ करना, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि विदेशी संस्कृति को अगर हमने यहाँ लेके आना है, और जो हो भी रहा है, जो भूमंडलीकरण के दौर में आप देख रहे हो कि जो सारी चीज़ें जो हैं बदल रही हैं, उसमें भाषा भी अछूती नहीं रही है। और आप ये देखोगे कि जैसे हिंदी हम कह रहे हैं कि भारत से बाहर जा रही है और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रही है, उसी प्रकार से जो विदेशी भाषाएं हैं वो भी भारत में आ रही हैं। पर भाषा जब आती है तो वो सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है। भाषा का पहला कार्य, जो मूल कार्य है, वो संप्रेषण। पर संप्रेषण के बाद भाषा के अनेक प्रकार हैं, वो विशिष्ट कार्य करती है। क्योंकि आज हम भाषा में शिक्षा का माध्यम भी है, जो भाषा हम का प्रयोग कर रहे हैं वो बाजार के लिए भी कर रहे हैं, भाषा राजनीति के लिए भी हो रही है, भाषा आर्थिक जगत का भी काम कर रही है, भाषा तकनीक का भी काम कर रही है। तो भाषा के अनेक प्रकार हैं।
तो जब आप ये देखोगे, जब विदेशी भाषा को हम सिखा रहे हैं और हम ये कहें कि वो संस्कार हमारे बच्चों में हों, और वो विदेशी संस्कार आज इतने इस कदर घुल मिल गए हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को हमने शिक्षा ठीक से दी या नहीं दी। तो ये वक्त रहते ही ये जो हमें जो कुछ गलतियां बीच में हो गई हैं, तो मुझे ये लगता है कि अभी हमें उसको सुधारने का वक्त है और अपनी भाषाओं को हमें सम्मान देना है। एक तरफ हम ये कहते हैं यूएनओ में, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा बने, पर उस आधिकारिक भाषा बनने के लिए हम दरवाजा खटखटा रहे हैं और अपने देश में, अपने देश में अगर हम अपनी भाषाओं को जगह नहीं देंगे तो दूसरा जो विदेशी है या पूरा वो कैसे देगा? जब अपने ही घर में अपनी माँ को हमने स्थान नहीं दिया और कहते हैं पड़ोसी हमारी माँ को उतना ही मतलब सम्मान दे, तो ये तो उम्मीद करते हैं कि हमें सम्मान मिले। एक बात और आप प्रोफेसर साहब बीच में कह रहे थे कि भाषाओं को बांटने का काम किया गया, जैसे कि आपने कहा कि कुछ शब्दों को बाद में बताया गया कि नहीं ये उससे अलग है। यही बात हिंदी और उर्दू को लेकर भी हुई कि बाद में उसे एकदम अलग अलग बताया गया, जबकि अगर आप देखें तो हिंदी, उर्दू या संस्कृत या जो भी अपनी भारतीय भाषाएं हैं उसके शब्द लगभग हिले मिले हुए हैं। ऐसा लगता नहीं, अगर एक किसी शब्द को लेकर आप 4-5 भाषाओं में कहें तो लगभग जुड़ा सा साउंड करता है, जुड़ा सा उसकी ध्वनि आती है। कहाँ ये मिस्टेक हुई, कहाँ ये गलती हुई है? देखो, मैंने जैसे बताया ना कि भाषा जो है वो अलगाव भी पैदा करती है और भाषा जोड़ने का काम भी करती है। हिंदी भाषा ने, जैसे मैंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई, और आज भी हम पूरे भारत को जब हम कहते हैं कि एक होना है तो एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है ना। मतलब सभी भाषाएं जो हैं वो, भारतीय जो भाषाएं हैं वो अपने अपने प्रांतों में अपनी बात करें, सम्मान सबको बराबर का हो, बिल्कुल हो। हाँ। क्योंकि देखो, एक तो भारतीय जो आप नक्शा है उस नक्शे को देखो कि हमारे यहाँ 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर अमेरिका जैसा हमारे यहाँ नहीं है कि 29 राज्यों के नागरिक अलग दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए भारत है लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, पर भारत की जो व्यवस्था है वो अलग है ना। तो आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ संघ की एक राजभाषा है। 1949 में जो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया था वो एक प्रतिनिधि भाषा के रूप में, कि ये पूरे भारत को एक प्रतिनिधि भाषा होनी चाहिए, कि जब भारत से बाहर कोई एक भाषा प्रतिनिधित्व के रूप में बाहर जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी तो होनी चाहिए ना भारत की। यानी तो सेना तो है लेकिन कोई एक नेतृत्व करने वाला उसको बिल्कुल देना पड़ेगा। हाँ, तो वो नेतृत्व प्रदान करने वाली भाषा है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि ये जो हिंदी भाषा और जो आपने कहा उर्दू और संस्कृत, क्योंकि मैंने कहा संस्कृत से निकली हुई है तो संस्कृत से कोई अलगाव नहीं है। हिंदी और उर्दू उसकी सिर्फ शैलियां हैं, तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू जो आपने 3 बातें कही हैं वो बिल्कुल अलग अलग नहीं है। आज मैं एक शब्द बोलता हूं जरूरत। अब ये जो जरूरत शब्द है, अब हिंदी का जो प्रोफेसर मतलब ठेठ हिंदी की क्लास में पढ़ाता है तो वो भी जरूरत बोलता है। कितनी बार वो कहता है कि नहीं मुझे आवश्यकता है, मुझे आवश्यक है। वो आवश्यक शब्द उसकी जबान पर आज तक उस कदर नहीं चढ़ा है जैसे जितना जरूरत है ना। तो वो आज को कहोगे नहीं ये तो उर्दू का शब्द है, ये आप क्यों बोल रहे हो, आप तो हिंदी के प्रोफेसर हो। तो हमारे अंदर वो रचा बसा हुआ है। तो आज कोई छलनी लेके कर कोई खड़ा हो जाए और ये कहें जी कि हम आज संस्कृत भाषा, संस्कृत को अलग कर दें, उर्दू को हिंदी, तो शायद वो छलनी आज तक नहीं बनी है ना। और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं भारत, तो भारत का मतलब वहाँ बंगाल भी है, वहाँ तमिलनाडु भी है, वहाँ असम भी है, वहाँ कश्मीर भी है, वहाँ हरियाणा भी है, वहाँ राजस्थान भी है। तो आप ये कहें कि नहीं जी राजस्थानी भाषा, बंगाली भाषा, तमिल भाषा और गुजराती, मराठी, नेपाली, आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते, है ना। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भारत पूरे संसार में एक अलग प्रकार का देश है। आप उसमें जो बहुजातीयता की बात करते हो, बहुभाषा की बात करते हो, बहुभाषिकता की, हमारे यहाँ बहुभाषिक कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरा का पूरा समाज बहुभाषिक है, पूरा बिल्कुल है ना। एक रवायत है जो कि चली आ रही है सालों से कि हम सभी भाषा में रचे बसे हैं, और शायद यही वजह प्रोफेसर साहब कि हमने अपनी भारतीय संस्कृति को जो है इतना मजबूती से दूसरे मुल्क में रखा है, विश्व पटल पर रखा है। जिस तरीके की बातें हमारे दोनों मेहमानों ने की है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे ले जाने में हिंदुस्तानी भाषाओं ने जो अहम किरदार अदा किया है उसे अब अलग कर पाना शायद संभव नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा वक्त आपके साथ बीता और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने बातचीत की। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारी कोशिश होती है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और तहजीब से जुड़े तमाम वो मुद्दे और पहलू हम आप तक पहुंचाएं। आज के इस कार्यक्रम में इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब।